हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर लॉ के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया साल है आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी नॉलेज लेके आएगा। तो चलिए हम आपका आज का टॉपिक कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनी होती क्या है और कैसे कंपनी अलग होती है पार्टनरशिप फॉर्म से या इंडिविजुअल से, और 1% कंपनी क्या होती है, ये सब भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1% कंपनी क्या होती है, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा एंड सो ऑन। हम लोग एक के बाद एक टॉपिक कंपनीज एक्ट के सारे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दूँ, कंपनी जो होती है वो पार्टनरशिप फॉर्म जैसे पार्टनर से नहीं बनती, कंपनी बनती है शेयर होल्डर्स से। तो कंपनियां दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ऐसे तो गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, लेकिन अभी हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं सिर्फ दो टाइप में, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में फ़र्क क्या होता है। लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ें होती है जो हर एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई भी हो। क्लियर है? तो हम लोग कुछ चीज़ें होती है जो हर एक चीज़ के लिए, हर एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। आज के टॉपिक में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या इससे पहले जो भी एक्ट था उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है 2013 में, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे रिलायंस, वो तो कब से चले आ रही है, टाटा कब से चली आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है वही कंपनी होती है। उससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट था 1956 था, उससे पहले कोई और एक्ट था, तो जो भी एक्ट था अगर उसमें रजिस्टर हुई है तो वो कंपनी है। और कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक भी शेयर है तो आप भी कहीं ना कहीं रिलायंस के ओनर हैं। भले ही उसका परसेंटेज बहुत कम होगा, लेकिन आप भी ओनर हैं। अगर मेरे पास कोई कंपनी का शेयर है तो मैं भी उस कंपनी का ओनर हूं, भले ही बहुत छोटा हिस्सेदार हूं, क्योंकि शेयर होल्डर का मतलब, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, होल्डर मतलब जिसके पास वो हिस्सा है वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो वैसे ही अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है तो मैं भी उस कंपनी का मालिक हूँ, भले ही उसका परसेंटेज बहुत कम होगा, लेकिन हूँ। तो वैसे ही कंपनी को जो ओन करते हैं, जो उसके ओनर्स होते हैं, वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। हम लोग इस टॉपिक को और डीप में समझेंगे अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में, ताकि आपको समझ में आएगा कि कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में और इंडिविजुअल में क्या फ़र्क होता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर एग्जाम में कंपनी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप कैसे लिखेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। क्लियर है? तो ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली कंपनी और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी की आपको डेफिनेशन दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे। तो कंपनी की डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाया, जो भी कंपनी रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट के अंदर वो कंपनी होती है। तो वो लिखा है, द टर्म कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो क्या है, कंपनी है। और कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है अभी, 2013। पर इसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट थे वो एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 में अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो वो, या इससे पहले जो भी एक्ट एप्लीकेबल था उसमें भी अगर कंपनी रजिस्टर हुई तो वो भी कंपनी ही है। तो वो लिखा है, द टर्म कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। इसके अलावा जो भी लॉ थे, वो प्रीवियस लॉ कौन कौन से थे वो लिखा है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857, इसमें रजिस्टर हुई तो भी चलेगा, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले बन गया था। इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 हो गया, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 और कंपनीज एक्ट 1956। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अलावा इन एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो सब के सब कंपनी है। तो डेफिनेशन कितनी ईजी हो गई, कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है या रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या इन प्रीवियस एक्ट के अंदर। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपनी। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी? तो सबसे पहले आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है, कंपनी की खुद की एक पहचान होती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कंपनी से शिकायत है तो मैं कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता हूँ, जैसे वो कोई एक इंडिविजुअल हो, जैसे वो खुद ही एक अलग इंडिपेंडेंट पर्सन हो। तो कंपनी एक खुद ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन होती है, भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है लेकिन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होती है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कैन बी पुट टू एन एंड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। कहने का मतलब क्या है, वो कभी मर नहीं सकती लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है। इसका मतलब मैं अगर कंपनी पे केस करना चाहूँ तो कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर केस नहीं करके मैं सीधा कंपनी पे भी केस कर सकता हूँ। मैं रिलायंस पे भी केस कर सकता हूँ, रिलायंस अपने नाम से मेरे ऊपर भी केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और जैसे ही ये पॉइंट आप लिखेंगे उसमें आपको केस का नाम लिखना जरूरी है। केस का नाम है सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। सैलोमन भाई साहब ने कंपनी स्टार्ट की थी, पब्लिक कंपनी, जिसमें 7 मेंबर्स चाहिए। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी होती है तो उसमें 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सैलोमन भाई साहब ने भी यही किया, एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें 7 मेंबर्स थे, एक वो खुद, उसकी वाइफ और उसके 5 बच्चे, और उसने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। उसकी कंपनी क्या करती थी? शू मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती थी। इसने भाई साहब ने क्या किया, अपनी कंपनी के खुद के डिबेंचर्स खरीद लिए। अब अगर आपको पता हो तो लिक्विडेशन के टाइम पे जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी एक के बाद एक ऑर्डर में पैसे देती है। अगर आपने लिक्विडेशन चैप्टर पढ़ा हो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तो उसमें हमको पता है सबसे पहले हम लोग पैसे किसको देते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अगर कंपनी बंद होती है तो कंपनी के एसेट्स सारे बेच दिए जाते हैं। उन एसेट्स में से जो पैसा आता है वो पैसे चुकाते हैं हम लोग क्रेडिटर्स को एंड आउटसाइडर्स को। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और वर्कमैन को पैसा चुकाया जाता है। नंबर 2 में लिक्विडेटर, जो हिसाब किताब करना है, उसको पैसा चुकाया जाता है। नंबर 3 पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पैसा चुकाया जाता है। नंबर 4 पे डिबेंचर्स को। नंबर 5 पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। नंबर 6 पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लास्ट में अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाया जाता है। सोलोमन भाई साहब ने क्या किया, अपने खुद के डिबेंचर्स, अपनी कंपनी के खुद के डिबेंचर्स खरीद लिए। तो वो 4 नंबर पे आ गया। बॉन्ड्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए। तो इससे क्या हुआ कि अनसिक्योर्ड को पैसा देने तक बचा ही नहीं। 4 नंबर पे ही सारा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हमको पता है ऑर्डर के हिसाब से अनसिक्योर्ड से पहले पैसा किसको दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो उसने सारा पैसा खुद ही ले लिया और सारा पैसा कंपनी का खत्म हो गया। और ये लीगल चोरी थी। इस केस से पहले लीगल चोरी थी, क्योंकि नंबर 4 पे डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है। और इस पॉइंट के हिसाब से, सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से, कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। तो कंपनी के मेंबर्स जैसे कंपनी के कम्युनिकेट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, वैसे ही कोई आउटसाइडर भी कर सकता है, वैसे ही कंपनी के मेंबर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल था, अभी भी है। लेकिन अब क्या हो गया, इसका काउंटर मेजर निकाल दिया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल से, जो हम लोग आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये जो सोलोमन ने किया था सबको पता था गलत है, लेकिन वो चीज़ उस टाइम पे राइट थी। अब उसके लिए काउंटर मेजर्स निकल चुके हैं। लेकिन ये कैसी बात हो गई, आपने सबने शायद लगान मूवी देखी होगी, तो उसमें गोली भाई साहब होते थे, वो बार बार हाथ घुमाते थे और बॉल डाल देते थे। तो उससे इंग्लिश बैट्समैन बार बार आउट हो रहे थे। उन्होंने अंपायर को कंप्लेंट भी की थी। तो अंपायर ने बोला कि अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक से ज़्यादा बार हाथ नहीं घुमा सकते, इसलिए इस गेम में तो आपको चलाना ही पड़ेगा। वैसे ही सोलोमन केस में भी ऐसा हुआ था कि उससे पहले कोई लॉ नहीं था। सबको पता था कि सोलोमन भाई साहब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई लॉ था नहीं इसको काउंटर मेजर करने के लिए। इसकी वजह से चल गया। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। जैसे कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर सकता है, वैसे कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो भी डील कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद काउंटर मेजर्स निकले थे, लेकिन लॉ अभी भी यही है कि कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। ऑफकोर्स उसके लिए काउंटर मेजर्स निकले हैं जो हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लेकिन अभी समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। जैसे कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर सकता है, वैसे कंपनी के मेंबर्स भी कंपनी के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी खुद की एक पहचान है। उसको बोलते हैं हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी की जो लायबिलिटी होती है हमेशा लिमिटेड होती है। यही डिफरेंशिएट करता है कंपनी को पार्टनरशिप फर्म के साथ। पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनरशिप फर्म को लॉसेस होते हैं तो पार्टनर्स अपने घर से भी अपना पर्सनल एसेट बेच बाच के भी पैसा चुकाएगा आउटसाइडर को। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के मेंबर्स घर से पैसा कभी लेके नहीं आते। कंपनी की लायबिलिटी उतनी रहती है जहां तक उसके शेयर्स या एसेट्स बिक नहीं जाते। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी हूं और मेरी पार्टी उठ गई, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने
कंपनी अपने क्रेडिटर्स को चुका सकूं। तो मैं क्या करूँगा, कोर्ट के पास जाऊँगा, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि इसके सारे एसेट्स को बेच दो और फिर उससे पैसा चुका दो। तो मैंने सारे एसेट्स बेच दिए या कंपनी ने सारे एसेट्स बेच दिए और जो पैसा बचा उतना चुकाऊंगा। अगर पैसा नहीं बचता है तो पैसा नहीं मिलता है, इसलिए लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, उसको लास्ट में पैसा दिया जाता है अगर बचेगा तो, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले सिक्योर्ड को दिया जाता है जिसके एसेट्स गिरवी रखे हुए हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। यही डिफरेंशिएट करता है कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म को। तीसरा आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी कभी मरती नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है और ख़त्म भी लॉ से हो सकती है। जैसे इंसान है, मर जाते हैं। रिलायंस किसने स्टार्ट किया था? धीरूभाई अंबानी ने। धीरूभाई अंबानी नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन रिलायंस बंद नहीं हुई। तो रिलायंस अलग है, धीरूभाई अंबानी अलग थे। तो मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। इसको बोलते हैं मेंबर्स में कम एंड गो, डायरेक्टर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर। परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी सिर्फ खत्म हो सकती है लॉ के प्रोसेस से, कभी मर नहीं सकती है। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। चौथा आता है कॉमन सील। कॉमन सील को आप समझ सकते हैं सिग्नेचर। कंपनी का खुद का जो सिग्नेचर होता है, आर्टिफिशियल सिग्नेचर होता है, उसको हम लोग कॉमन सील बोलते हैं। जिस पे कंपनी का सील नहीं है उसको हम लोग कंपनी को बाइंडिंग में नहीं बोल सकते। तो कॉमन सील इज नथिंग बट आर्टिफिशियल सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी, क्योंकि एजेंट साइन करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर साइन करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, लेकिन उसी चीज़ पे कर सकते हैं जहाँ पे कंपनी का कॉमन सील या सील लगा होता है या टैग लगा होता है। सिंपल है, इसको बोलते हैं कॉमन सील। पांचवा आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब मैं भी अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, कोई और भी मुझे अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूँ तो मैं किसी को बेच सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ। इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी जो होती है वो कंपनी को बिलोंग करती है, कंपनी के मेंबर्स को नहीं। कंपनी के मेंबर्स चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। अगर वो मिसयूज़ कर रहे हैं तो कंपनी के मेंबर्स को भी उसको पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप भी किसी क्लब के ओनर हैं या मेंबर हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है क्लब की वो घर पे लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसके, क्लब को बिलोंग करती है, आपको बिलोंग नहीं करती, इवन दो आप मेंबर हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मिसयूज़ कर सकते हो। आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया तो आपको पैसा भी क्लेम करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी को बिलोंग करती है, कंपनी के मेंबर्स को नहीं। कंपनी के मेंबर्स उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। कैपेसिटी टू स्यू। मैंने अभी आपको बताया कंपनी की खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, तो हम भी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, कंपनी भी अपने नाम से हमारे ऊपर केस कर सकती है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है और कंपनी भी किसी इंडिविजुअल के ऊपर केस कर सकती है अपने खुद के नाम से। इसको बोलते हैं कैपेसिटी टू स्यू, दैट इज कैन स्यू, कैन बी स्यूड। और लास्ट आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब कोई भी कंपनी बिना कैपिटल के तो बन ही नहीं सकती। तो कंपनी का अस्तित्व ही कैपिटल से है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, या कोई भी कंपनी हो, बिना कैपिटल के, बिना शेयर्स के कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। शेयर कैपिटल का मतलब होता है पैसा, कैपिटल। स्टार्टिंग करने के लिए आपको कंपनी को पैसा चाहिए। प्राइवेट कंपनी तो अलग चाहिए, पब्लिक कंपनी तो अलग चाहिए, ऑफकोर्स वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बिना शेयर कैपिटल के कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फ्रीली शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, और लास्ट में शेयर कैपिटल बिना कंपनी, और कैन स्यू, कैन बी स्यूड ऑफ कोर्स, कि कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी कोई भी इंडिविजुअल केस कर सकता है, और लास्ट में आता है शेयर कैपिटल, बिना कैपिटल के कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। आज का ये टॉपिक था कंपनी के बारे में, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे 1% कंपनी क्या होता है। ये भी बहुत हॉट टॉपिक है कंपनी एग्जाम में आने के लिए, वो हम लोग समझेंगे। लेकिन तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।